और आज की पहली कहानी मुंबई के अंधेरी इलाके की है। ये बात 2017 की है। अंधेरी में एक सोसाइटी है, श्री भैरवनाथ एसआरए सोसाइटी। दोपहर 3:45 की बात है। सोसाइटी में रहने वाले लोग अचानक फ्लैट नंबर 503 से आ रही अजीब सी दुर्गंध से परेशान हो गए। यह फ्लैट कृतिका चौधरी का था। कृतिका, जो ज्यादातर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहती थी, पड़ोसियों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें सिर्फ आते जाते ही देखते थे। उनके प्रोफेशन और निजी जीवन के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। पड़ोसियों ने जब दुर्गंध की वजह से शक जताया तो सोसाइटी में हलचल मच गई। धीरे धीरे लोग फ्लैट नंबर 503 के पास जमा होने लगे। जैसे जैसे लोग करीब पहुंचे, दुर्गंध और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कुछ सड़ रहा हो। फ्लैट के अंदर से टीवी चलने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। पड़ोसियों ने हालात को देखते हुए खुद अंदर जाना सही नहीं समझा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में सब इंस्पेक्टर श्रीकांत जाधव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो जो नजारा उन्होंने देखा वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब पुलिस फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो नाइट ड्रेस में कृतिका चौधरी की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। शरीर बुरी तरह सड़ चुका था, जिससे कमरे में भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। कमरे का एसी चालू था और तापमान बेहद ठंडा हो चुका था। इससे साफ था कि कातिलों ने बॉडी को जल्दी डिकम्पोज होने से रोकने के लिए एसी चालू छोड़ दिया था। जांच में पता चला कि कृतिका के सिर पर गहरी चोट थी, जिससे काफी खून बहा था। लाश को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कत्ल की इस वारदात को करीब 3-4 दिन पहले अंजाम दिया गया है। पुलिस को लाश के पास खून से सनी एक शर्ट और उंगलियों में पहनने वाला पीतल का एक मुक्का मिलता है। बिस्तर के पास ही सफेद पाउडर मिला, जिसे देखकर ड्रग्स होने का शक हुआ। इसके अलावा कृतिका का मोबाइल भी पास में पड़ा था, जिसमें उनके घर वालों के कई मिस्ड कॉल्स दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने जैसे ही कृतिका का मोबाइल उठाकर एक कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उनके फिक्रमंद भाई की आवाज सुनाई दी। भाई ने घबराते हुए पूछा, कृतिका कहाँ है? हम कई दिनों से उसे कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही। सब ठीक तो है ना? पुलिस अधिकारी ने धीरे से कहा। आपकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस ने उन्हें तुरंत मुंबई आने की सलाह दी और कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। खबर मिलते ही कृतिका का परिवार मुंबई के लिए रवाना हो गया। कृतिका चौधरी उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। वो पहले जॉब के सिलसिले में दिल्ली गईं और फिर शादी कर मुंबई शिफ्ट हो गई थी। दीपक चौधरी ने पुलिस को जानकारी दी कि 5 जून को कृतिका ने अपना 27वां जन्मदिन फ्लैट में ही मनाया था। उस दिन उन्होंने परिवार से बात की थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। 8 जून को आखिरी बार फोन पर कृतिका से उनकी बातचीत हुई थी। इसके बाद से घरवाले लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कृतिका का फोन बंद आ रहा था। पुलिस ने जांच में पाया कि कृतिका की मौत 8 जून को ही हो चुकी थी और तभी से उनका फ्लैट बंद था। उस फ्लैट में उनकी लाश 7 दिनों तक सड़ती रही, जिससे आसपास दुर्गंध फैलने लगी। यह दुर्गंध ही हत्या का पता लगाने का कारण बनी। शुरुआती जांच में पुलिस को संकेत मिले कि कृतिका की मौत के पहले उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई हो सकती है। उनके सिर पर गहरी चोट के निशान और कमरे में मिले ब्रास नकल जैसे सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया ताकि मौत का सही कारण पता चल सके। साथ ही फ्लैट से मिले सफेद पाउडर और अन्य सबूतों को फोरेंसिक लैब में भेजा गया। पुलिस ने कृतिका की कॉल डिटेल्स और हाल के संपर्कों की भी जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि कृतिका के सिर पर गहरी चोट का निशान था, जो उनके दाहिने कान के नीचे मौजूद था। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी वजह से उनकी जान गई। पुलिस को यकीन हो गया कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। पुलिस ने कृतिका चौधरी हत्याकांड की जांच के दौरान उनके करीबी दोस्तों और जानने वालों से जानकारी जुटानी शुरू की। क्राइम ब्रांच की टीम ने कृतिका की एक करीबी दोस्त से संपर्क किया, जो दिल्ली में रहती थी और कृतिका से 2 साल पहले उनका रिश्ता टूट चुका था। दोस्त ने बताया कि कृतिका कुछ साल पहले दिल्ली में एक सेलफोन नेटवर्क ऑपरेटिंग कंपनी में काम करती थी, जहां उनकी दोस्ती एक लड़के से हुई थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और बाद में वह एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन एक दिन कृतिका को पता चला कि जिस लड़के से वह शादी करना चाहती थी, वह पहले से शादीशुदा था। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े हुए।
लेकिन उस लड़के ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर कृतिका से शादी करने का फैसला किया। कृतिका ने घर वालों को समझाया और शादी के बाद दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए। कृतिका की शादी 2011 में विजय द्विवेदी से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई। कृतिका को पता चला कि विजय उन्हें धोखा दे रहा था और परेशान होकर उन्होंने उससे तलाक ले लिया। कुछ समय बाद विजय को एक राजनेता के नाम का इस्तेमाल कर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। विजय ने श्वेता तिवारी और गोविंदा से भी पैसे की ठगी की थी। तलाक के बाद कृतिका अंधेरी में अकेले रहने लगी और उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा था। कृतिका के जीवन में कई उथल-पुथल और मुश्किलें आईं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें अपने करियर में सफलता दिलाई। यह सब जानने के बाद पुलिस को कृतिका की हत्या के पीछे किसी करीबी का हाथ हो सकता था और वे जांच में और गहरे उतरे। पुलिस ने जब कृतिका के फ्लैट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की, तो उन्हें 8 जून की एक धुंधली फुटेज मिली, जिसमें 2 लोग कृतिका के फ्लैट में जाते हुए नजर आ रहे थे। इस फुटेज के बाद पुलिस ने इन दोनों संदिग्धों का पता लगाने के लिए काम शुरू किया। इसके अलावा पुलिस को कृतिका के कमरे से एक खून से सनी शर्ट और एक पीतल का मुक्का भी मिला था, जिसे उन्होंने कातिल की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग माना। पूछताछ के दौरान बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे दोनों व्यक्ति को पहचान लेता है। पहला व्यक्ति शकील नसीम खान था और दूसरा वासुदास था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि शकील अक्सर कृतिका से मिलने के लिए फ्लैट पर आता था और यह उसकी पहचान को लेकर पुलिस को नया सुराग मिला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को और बारीकी से देखा तो पाया कि शकील नसीम खान ने 8 जून को वही शर्ट पहनी थी जो कृतिका के कमरे में खून से सनी हुई मिली थी। इस अहम सुराग के बाद पुलिस ने शकील को लेकर अपनी जांच को और तेज कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने कृतिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाली, जिससे यह जानकारी सामने आई कि शकील नसीम खान का कृतिका से संपर्क था। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने यह भी पता किया कि शकील गोवंडी इलाके का निवासी था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि शकील नसीम खान और वासुदास ही कृतिका के हत्या के मामले में महत्वपूर्ण संदिग्ध थे और उसकी तलाश तेज कर दी गई। पुलिस ने शकील नसीम खान और वासुदास की तलाश तेज कर दी थी। इसके लिए पुलिस ने मुखबिरों की मदद ली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस टीम ने पनवेल में इन दोनों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान शकील नसीम और वासुदास के रूप में हुई। जांच के दौरान यह पता चला कि शकील नसीम खान नालासोपारा में रहता था, जबकि वासुदास गोवंडी में रहता था। जब इन दोनों को यह जानकारी मिली कि पुलिस उनकी तलाश में है, तो पहले वे मालवानी में छिप गए थे, लेकिन जब पुलिस उन्हें मालवानी में नहीं ढूंढ पाई, तो वे पनवेल चले गए। आखिरकार पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली और कृतिका चौधरी की हत्या में उनकी भूमिका की जांच शुरू कर दी। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने कृतिका चौधरी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। शकील नसीम खान, जो एक ड्रग्स डीलर था, उसने बताया कि उसने कई बार कृतिका को ड्रग्स सप्लाई की थी। 1 साल पहले कृतिका ने शकील से 6,000 रुपए का कर्ज लिया था, जो उसने अभी तक चुकता नहीं किया था। कृतिका बार बार उसे पैसे देने की बात टालती जा रही थी और कई बार तो पैसे देने से साफ मना कर चुकी थी। कुछ महीनों बाद शकील को ड्रग्स पैडलिंग और कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जेल से रिहा होने के बाद शकील को पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन उसके पास कृतिका का मोबाइल नंबर नहीं था। शकील नसीम खान ने कुछ जानकारों की मदद से कृतिका का अंबोली स्थित फ्लैट का पता ढूंढ लिया। जब वह पहली बार पैसे मांगने कृतिका के पास गया, तो कृतिका ने उसे कुछ दिन और इंतजार करने को कहा। फिर जब वह दोबारा गया, तो कृतिका ने फिर पैसे देने से इनकार कर दिया। कृतिका का यह रवैया नसीम को गुस्से में भरने लगा। 8 जून को नसीम ने ठान लिया कि वह कृतिका से पैसे लेकर ही रहेगा। उसने अपने दोस्त वासुदास को फोन किया और उसे बताया कि वह कृतिका से मामला खत्म करने जा रहा है और उसे साथ चलना होगा। दोनों शाम को कृतिका के घर पहुंचे। वहां जाकर नसीम ने कृतिका से पैसे मांगे, लेकिन कृतिका ने फिर से टाल दिया। इस पर तीनों की लंबी बातचीत होने लगी, जो बाद में बहस में बदल गई। बहस के दौरान नसीम ने अपने हाथ में पहने ब्रास नकल से कृतिका के सिर पर हमला कर दिया। पहले ही वार में कृतिका के सिर से खून बहने लगा, लेकिन नसीम तब भी नहीं रुका। उसने 3 बार कृतिका के सिर पर वार किया, जिससे कृतिका की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में शकील की शर्ट खून से पूरी तरह सन गई। बचने के लिए शकील ने शर्ट उतारी और वहीं छोड़ दी।
इसके बाद दोनों ने कृतिका की लाश को कंबल से ढक दिया, रूम का एसी चालू किया ताकि बदबू ना आए और फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया। फिर दोनों वहां से निकल गए। शकील से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके दोस्त वासुदास को भी गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत फैसले और आत्मसंयम की कमी किसी व्यक्ति को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, जो जीवन भर पछतावे का कारण बनते हैं। शकील नसीम खान ने अपने छोटे से गुस्से और पैसों के लिए किसी की जान ले ली, जो उसकी और उसके साथी वासुदास के लिए एक बेहद गलत कदम था। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा या अपराध में नहीं है। किसी भी स्थिति में खुद को शांत और संयमित रखना चाहिए। कभी भी किसी की भावनाओं या जरूरतों का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। अगर कृतिका ने शकील के साथ सही तरीके से बात की होती और समझौता करती, तो शायद यह दुखद घटना न घटती। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पैसे, रिश्ते या किसी भी छोटी सी समस्या के लिए हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। जीवन अनमोल है और हमें इसे समझदारी से जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।